दोस्तों देखो, गैलेक्सीज के बारे में तो अपन ऑलरेडी देख चुके हैं कि गैलेक्सीज कैसे बनती हैं। ये अपना लास्ट जो अपना सेशन हुआ वहां पे अपन ने देखा। लेकिन अब क्योंकि ये इतना इंटरेस्टिंग हो गया था, इतना एक सस्पेंस क्रिएट हो गया था कि यार गैलेक्सीज के अंदर क्या होगा, कैसे होगा सारा डिस्ट्रीब्यूशन, अगर डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ डिफरेंस आया तो क्या होगा। तो मैं से रहा नहीं गया, तो मैंने जब आगे पढ़ा इस किताब को तो भाई मुझे और भी ज्यादा रोचक कुछ चीजें मिली हैं। देखो क्या कहते हैं स्टीफन हॉकिंग साहब। दोस्तों, स्टीफन हॉकिंग साहब की किताब द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग की बुक रीडिंग मैं कर रहा हूं और उसके अंदर से कुछ फैंटास्टिक चीजें तुम तक ला रहा हूं इन दीज बुक रीडिंग एक्सर्प्ट्स। ये जो पूरा एक सेशन अपना चल रहा है, प्लेलिस्ट चल रही है, तो अगर तुमने इसके शुरुआत के वीडियोस मिस कर दिए हो तो तुम यहां जाके सारे वीडियोस देख सकते हो। ओके फाइन। देखो भाई, तो जैसे जैसे समय बीता, जो गैसेस गैलेक्सी के अंदर थी वो भी छोटे छोटे क्लाउड्स में टूट गई और अब वो खुद कोलैप्स होने लग गई ग्रेविटी के कारण। यानी अब क्या हो रहा है, देखो इसको सिचुएशन को समझो। पहले बिग बैंग हुआ, बिग बैंग के बाद एक्सपेंशन चालू हुई। एक्सपेंशन जब चालू हुई तो एनर्जी ने मैटर का फॉर्म लेना चालू किया, अपने को न्यूक्लियाई मिलने लगे। टेम्परेचर जब कम हुआ, ठंडा पड़ा जब टेम्परेचर, तो वहां पे अपने को एटम मिले, तो मुझे मैटर मिला। वो जो मैटर मुझे मिला, उस मैटर का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं था, कहीं डेंसिटी ज्यादा थी, कहीं कम थी। बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द डेंसिटी मुझे गैलेक्सीज मिली। मैं घुसा गैलेक्सीज के अंदर। एग्जाम्पल मैं देखूं, मिल्की वे। मिल्की वे गैलेक्सी जो है उसका जो बड़े वाला साइड है वो तकरीबन 100,000 यानी 1,00,000 लाइट ईयर है उसकी जो लेंथ है। तो अगर इतनी बड़ी गैलेक्सी है तो उसके अंदर क्या डेंसिटी वेरिएशन नहीं हो सकता। तो उसके अंदर ये हो रहा है दोस्तों कि जैसे जैसे समय बीता, जो गैस थी गैलेक्सीज के अंदर वो ब्रेकअप होने लगी छोटे छोटे क्लाउड्स में। अब तुमको लग रहा होगा छोटे छोटे बादल बने होंगे जो आजकल अपने को बरसात के दिखते हैं। नहीं दोस्तों, इतने छोटे छोटे बादल नहीं, ये छोटे बादल भी बड़े होते हैं, काफी बड़े होते हैं, है ना। That would collapse under their own gravity। क्योंकि यहाँ पे एक सीधी सी बात है, अगर किसी बादल को अपनी ग्रेविटी में कोलैप्स होना है तो वो बादल अपने पानी वाले बादलों जैसा नहीं हो सकता। रेदर वो बादल धरती की साइज का भी बादल नहीं हो सकता। क्योंकि अगर मैं बात करूं तो भैया अपने पास जो गैसियस जाइंट्स हैं, जो अपने प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम में, जो गैस के बने हुए हैं, वो भी तो ग्रेविटी के अंदर ही बंधे हुए हैं। भाई वहां पे कोई सॉलिड स्ट्रक्चर तो उनके पास है नहीं, लेकिन स्टिल दे एग्जिस्ट। और वो एग्जिस्ट भी ऐसा करते हैं, भाई इतने बड़े बड़े हैं कि बिल्कुल उनका जो एग्जिस्टेंस है, उनका एग्जिस्टेंस अर्थ के ऊपर लाइफ के एग्जिस्टेंस से रिलेटेड है। कभी इसके बारे में भी किसी वीडियो में बात करूंगा, लेकिन आज स्टीफन हॉकिंग के साथ ही अपने को टाइम स्पेंड करना है। देखो भी क्या कहते हैं स्टीफन हॉकिंग साहब। एज दीज कॉन्ट्रैक्टेड, टेम्परेचर ऑफ द गैस वुड इंक्रीज अंटिल इट बिकेम हॉट इनफ टू स्टार्ट न्यूक्लियर रिएक्शन। उल्टी बात हो रही है यहाँ पे। भाई टेम्परेचर ठंडा होने लगा एक्सपेंशन से, लेकिन अब अंदर गैलेक्सी बनी है, उसके अंदर जब गैस के क्लाउड्स कॉन्ट्रैक्ट होने लगे, कोलैप्स होने लगे, तो वहां पे कोलिजन बढ़ने लग गए। सीधी बात है भाई, खूब सारी गैसेस पास में आएंगी, कोलिजन बढ़ेगा। कोलिजन बढ़ने लगा, टेम्परेचर बढ़ने लगा। टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि न्यूक्लियर रिएक्शन होने लग गए हैं। मतलब यहाँ पे स्केल अगर समझी जाए तो स्केल यहाँ पे कोई अर्थ साइज की नहीं है, स्केल सन साइज की स्केल की बात हो रही है। हिंट मिल गया होगा अब तक तो तुमको, ठीक है। These would convert the hydrogen into more helium। अब अपना जो डाउट था, अपने को जो आइडिया आया था, वो कंफर्म भी होने लग गया है, क्योंकि हाइड्रोजन हीलियम ये तो स्टार वाली बात होने लग गई। एंड द हीट गिवन ऑफ वुड रेज द प्रेशर सो स्टॉप द क्लाउड्स फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग एनी फर्दर। तो भाई अब ये हो रहा है, वो गैस के क्लाउड्स हैं, कोलैप्स हो रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा, न्यूक्लियर रिएक्शन होने लग गए, हीलियम बनने लग गया है, प्रेशर बढ़ रहा है हीट वाला। अब कोलैप्स को उसने रोक दिया, यानी एक जगह आके एक तरीके से एक इक्विलिब्रियम बन गया है, लेकिन बड़ा डेलिकेट सा इक्विलिब्रियम है। अंदर का प्रेशर कम हुआ, अगर अंदर के रिएक्शन कम हुई, हीट एनर्जी जनरेशन अंदर से कम हुआ, यानी अंदर जो फ्यूल बर्न हो रहा है न्यूक्लियर रिएक्शन में, अगर वो थोड़ा बहुत भी कम हुआ तो कोलैप्स है ना वापस चालू हो जाएगा, ठीक है। तो क्या कहते हैं, दे वुड रिमेन इन दिस स्टेट फॉर अ लॉन्ग टाइम एज स्टार्स लाइक आवर सन। तो भाई इस तरीके से स्टार्स की फॉर्मेशन होने लगी, बर्निंग हाइड्रोजन इनटू हीलियम एंड रेडिएटिंग द एनर्जी एज हीट एंड लाइट। अब यहाँ पे दोस्तों एक कंफ्यूजन बहुत बच्चों को जाता है, जो अपने छोटे बच्चे होते हैं ना, 8वीं 9वीं क्लास वाले जो बच्चे होते हैं, नन्हे मुन्ने राही,
उनको लगता है कि बर्निंग कैसे हो सकती है। यहां पे बर्निंग का मतलब वो बर्निंग नहीं है जो अपन साइंस की किताबें पढ़ते हैं ना, बर्निंग ऑफ कोल या बर्निंग ऑफ पेपर, इट्स नॉट दैट बर्निंग। यहां पे न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है दोस्तों। बर्निंग वर्ड तो एक तरीके से मान लो रिटोरिकली यूज कर लिया गया है, क्योंकि खूब सारी आग दिखती है, खूब सारी एनर्जी है। भाई पीला पीला सूरज दिखाते हैं, जब देखते हैं अपन सूरज को तो उसके अंदर इनॉर्मस एनर्जी है, और वो जो इनॉर्मस हीट एंड एनर्जी है, तो बर्निंग वर्ड यूज हुआ है दोस्तों। ऐसा है क्योंकि फ्यूल के साथ बर्निंग जुड़ा हुआ है ना, इसलिए यूज हो रहा है। कंफ्यूज मत होना इसमें। अब आगे देखें, अगर मैसिव स्टार है तो उसको ज्यादा गर्म रहना पड़ेगा। ये वाला कनेक्शन बहुत इंटरेस्टिंग है। जितना बड़ा स्टार है उसको उतना ही ज्यादा गर्म होना पड़ेगा, जिससे कि उसके अंदर प्रेशर उतना ही ज्यादा हो जाए, जिससे कि जो ग्रेविटेशनल कोलैप्स है वो हम इक्विलिब्रियम वाले फोर्सेस लगा के रोक सकें। ठीक है, लेकिन अगर मुझे गर्म रहना है और मुझे उसको बैलेंस करना है, किसको? स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन को, तो न्यूक्लियर फ्यूजन जो है वो भी बहुत रैपिडली होने चाहिए, यानी फ्यूल की बर्निंग ज्यादा होनी चाहिए, वही फ्यूल की बर्निंग जो कि न्यूक्लियर रिएक्शन के थ्रू हो रही है। इसका मतलब यह है कि वो अपने फ्यूल को, फ्यूल क्या है? फ्यूल हाइड्रोजन है, वो हाइड्रोजन को बहुत जल्दी ईट अप कर जाएगा। कितनी जल्दी ईट अप? अब तुमको लगेगा जल्दी बोला है तो यानी हो सकता है 5 साल, 10 साल, 100 साल, 1000 साल। नहीं, ऐसा नहीं है। यहां पे देखो, जब अपन कॉस्मोलॉजिकल टर्म्स में बात करते हैं ना, तो स्केल थोड़ा अटपटा होता है। यहां पे वो बहुत जल्दी ईट अप कर जाएगा। स्टीफन हॉकिंग साहब कह रहे हैं एज लिटिल एज फ्यू 100 मिलियन ईयर्स। इतना जल्दी, एज लिटिल एज लगाया इनने। क्यों? क्योंकि स्केल जो है ना टाइम की अपनी, वो बहुत बड़ी है, वो बिलियंस ऑफ ईयर्स में है। तो यहां पे 100 मिलियन ईयर्स जो है वो एज लिटिल एज में आ जाता है। ठीक है भाई। दे वुड देन कॉन्ट्रैक्ट स्लाइटली एंड दे heated up further, they would start to convert helium into heavier elements like carbon and oxygen। तो भाई इस तरीके से मिलता है हमें कार्बन और ऑक्सीजन। कब? जब एक स्टार के अंदर का फ्यूल खत्म होने लगता है, फिर जब वो कोलैप्स होता है, और उस कोलैप्स के टाइम पे फिर से जब टेम्परेचर बढ़ता है, तो हमें मिलता है कार्बन एंड ऑक्सीजन। ओके, however this would not release much more energy, so as a crisis would occur as I described in lecture on ब्लैक होल्स। तो भाई यहां पे अब क्राइसिस की सिचुएशन होगी। क्राइसिस क्या होगा? अब जो स्टार है उसके अंदर इतनी एनर्जी जनरेट नहीं हो रही, इतनी हीट जनरेट नहीं हो रही कि वो ग्रेविटेशनल कोलैप्स को रोक सके। तो अब ग्रेविटेशनल कोलैप्स इज इमिनेंट, कभी भी हो सकता है। और अगर होगा तो क्या होगा? तो होगा तो ये होगा कि जो सेंट्रल रीजन है स्टार का, वो कोलैप्स हो जाएगा इन अ वेरी डेंस स्टेट, और वो बन जाएगा मे बी न्यूट्रॉन स्टार या फिर ब्लैक होल। ओके, फिर होगा क्या? यहां तक काम रुक जाएगा? नहीं, द आउटर रीजन ऑफ द स्टार विल गेट ब्लोन ऑफ इन ट्रिमेंडस एक्सप्लोजन, जिसको कहते हैं सुपरनोवा। तो सुपरनोवा एक्सप्लोजन होगा। सुपरनोवा एक्सप्लोजन दोस्तों, इसमें एक होता है टाइप 1A सुपरनोवा, बहुत ही क्लासिक चीज है, जिसको स्टैंडर्ड कैंडल भी कहा जाता है। उसके ऊपर भी मैं एक सेशन लेके आऊंगा, वो भी एक्सप्लेन करूंगा क्यों उसको पढ़ा जा रहा है। उसको पढ़ा जा रहा है ये देखने के लिए कि भाई डार्क एनर्जी, डार्क मैटर का क्या कनेक्शन है, यूनिवर्स के एक्सपेंशन पे क्या असर पड़ रहा है, लैम्डा सीडीएम को समझने के लिए। तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। अभी आ जाते हैं वापस। तो सुपरनोवा होता है विच वुड आउटशाइन ऑल द अदर स्टार्स इन द गैलेक्सी। इतना तगड़ा होगा वो एक्सप्लोजन कि वो बाकी जितने भी स्टार्स हैं सबको आउटशाइन कर देगा उस गैलेक्सी के। Some of the heavier elements produced near the end of the star's life would be flung back into the gas in the galaxy. They would provide some of the raw material for the next generation of stars। यानी एक जनरेशन ऑफ स्टार खत्म होती है तो उसका जो मटेरियल है वो दूसरी जनरेशन में यूज होता है। तभी तो भाई एक बहुत ही वैलिड सा जो टर्म यूज होता है, कहते कहा जाता है हम सब क्या हैं? वी ऑल आर स्टार डस्ट। क्यों भाई? क्योंकि देखो अपना जो सूरज है उसमें 2%, अबाउट 2% ऑफ हैवियर एलिमेंट्स हैं, क्योंकि इट इज सेकंड और थर्ड जनरेशन स्टार। यानी अपना जो सूरज है वो सदा से नहीं है, कोई एक स्टार बना, फिर एंड ऑफ लाइफ में जब वो स्टार फटा तो उसका जो मैटर है उस मैटर को यूज करके सूरज बनाया अपना। सूरज अपना सेकंड या थर्ड जनरेशन स्टार है। इट वॉज फॉर्म्ड सम 5000 मिलियन ईयर्स अगो आउट ऑफ अ क्लाउड ऑफ रोटेटिंग गैस। तो भाई ये भी बना वैसे ही था, भाई रोटेटिंग गैस का क्लाउड है, उसी से अपना सन बना। यहां पे देखो कुछ और फैसिनेटिंग चीजें मिलेगी। कंटेनिंग द डेब्रीज ऑफ अर्लियर सुपरनोवाज,
मोस्ट ऑफ द गैस इन दैट क्लाउड वेंट ऑन टू फॉर्म द सन। सन बना लिया, बाकी का क्या हुआ? What happened to the rest of the gases? मोस्ट ऑफ द गैसेस हो गई तो कुछ तो बची, जो बच गई उनका क्या हुआ? सुनो दोस्तों, बड़ा मजा आ जाएगा। However, a small amount of the heavier elements collected together, small amount collected together to form the bodies that now orbit the sun as planets like Earth. तो दोस्तों, यानी सूरज जब बना, उस सूरज के बनने के बाद जो थोड़ा सा बच गया, उससे प्लैनेट्स बने अर्थ जैसे। तो बात भी समझ में आती है, सूरज बहुत बड़ा है और धरती सूरज के ऊपर एक डॉट के जैसी है। तो दोस्तों, ये था अपना सेशन स्टीफन हॉकिंग साहब की किताब द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। बहुत फैसिनेटिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर नहीं पढ़ी है तो जरूर से पढ़ो, मेरे साथ पढ़ो। एक्सर्ट्स मैं ला रहा हूं, तुम सबको बता रहा हूं। आई होप इससे तुम्हारे अंदर थोड़ी सी इंक्विजिटिवनेस को मैं जगा पा रहा हूँ। तो दोस्तों, अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, बेल आइकन भी जरूर दबा देना, नोटिफिकेशन मिलते रहने चाहिए, नहीं तो ऐसे सेशंस मिस हो जाएंगे। मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में एक और कुछ अलग बातों के सेशन के साथ, एक और एक्सर्प्ट के साथ इस बुक से। तब तक के लिए जय हिंद।